तो ज़्यादातर तो हम कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है वो एल्डरली एज ग्रुप में देखते हैं। पर अब क्या हो रहा है कि हमारा खान पान बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों में फ़ास्ट फूड की जो प्रेवलेंस है उसको देखते हुए, उसके ऊपर फिज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब बच्चे खेलना छोड़ के सिर्फ मोबाइल और फ़ोन पे लगे हुए हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल उनमें भी आ रहा है। उसको देखते हुए अब हम अक्रॉस द एज ग्रुप ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियसली आप 1 लीटर पानी ज़्यादा पियोगे, सर्दी का मौसम है तो आधा लीटर कम पियोगे, पर एवरेज इतना पानी का इंटेक रहना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अपनी प्रेगनेंसी में किसी ना किसी टाइम पे कब्ज़ से ग्रस्त रहते हैं। तो उसमें यही रहता है कि आप अपना पानी का इंटेक मेंटेन करके रखें, फाइबर की इंटेक ज़्यादा रखें, कुछ भी मतलब योगा या फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। और आज के बिज़ी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि मैं फ़ोन पे 4 मैसेज पढ़ लूँ उसके बाद मैं पॉटी में जाऊँगा, या फिर मैं मतलब फ़लाना काम कर लूँ फिर मैं जाऊँगा, उतने में एक्चुअली वो अर्ज चली जाती है। तो वो अर्ज जब होती है तो हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि भाई अब वो जो हमारे मसल्स हैं वो उस हिसाब से रिलैक्स होंगे कि हमें पॉटी आएगी। तो वो एक्चुअली उनका जो कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का सिस्टम होता है, अगर आपको जब अर्ज हुई तो आप नहीं गए तो वो एक्चुअल में सिस्टम फेल हो जाता है। फिर वो सिस्टम 2 घंटे बाद हो या 2 दिन बाद हो, वो नहीं होता। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ों से दूरी बना के रखना ज़रूरी है वो है धूम्रपान, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, नशीले पदार्थ। तो पहले नंबर पे तो इनसे दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये पेट में जाके इरिटेंट का काम करते हैं, इरिटेट करते हैं। पेट में दर्द, पेट में उफारा या गैस की शिकायत, भूख कम लगना, उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाना, साथ ही साथ ज़ोर लगाने से फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाना, बवासीर के मस्से हो जाना, वहाँ पे दर्द होना, फिशर की प्रॉब्लम आ जाना, भी लैटिन का रास्ता छिल जाता है, वहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक कब्ज़ से स्टार्ट होती हैं और फिर बढ़ती जाती हैं। अनहेल्दी डाइट और आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और उसमें से बहुत ही कॉमन है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। और इसे बहुत से लोग कुछ इस तरह से सामने लेकर नहीं आते हैं, छुपा जाते हैं, और जब उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो उन्हें सर्जरी कराने तक की भी नौबत आ जाती है। तो इसी बारे में आज हम आए हैं किडनी हॉस्पिटल, और यहाँ हम बात करने वाले हैं डॉक्टर गौरव कपूर से। नमस्कार, मैं कपिला और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गौरव कपूर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्ताए-नमा में। थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बहुत से लोग जो हैं इसको छुपा जाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि लोग खुलकर इस बात को सामने नहीं कह पाते? देखिए, हमारा कल्चर ऐसा है कि मतलब जॉइंट फैमिली कल्चर्स थे पहले से, तो कॉन्स्टिपेशन को लेके या पॉटी को लेके अगर हम ऐसे बात कर लें, जो हमारी पाखाने जाने की हैबिट्स हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना एक टैबू माना जाता है, भी अच्छी बात नहीं मानी जाती। सेम गोज़ फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर फीमेल्स एज वेल। तो अब किसी के पेट में दर्द है, वो चिल्ला के बोल सकता है कि मेरे पेट में दर्द है, पर अगर किसी को पॉटी लूज़ आ रही है या नहीं आ रही है तो वो शेयर करते हुए उसे लगता है कि क्या अजीब सी बात है, मतलब ये चीज़ मैं डिस्कस करूँ ना करूँ, सो मच सो फोर्थ के वो अपने डॉक्टर से भी खुल के नहीं बात कर पाता। कई बार पेशेंट हमारे पास टोटली किसी और सिम्टम्स के साथ पहुंचता है और उसका रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन निकलता है। तो ये जो कल्चरल इश्यूज़ हैं, टैबू वाली मेंटालिटी है, उसकी वजह से लोग ज़्यादातर इसको ओपनली डिस्कस करना पसंद नहीं करते। ये तो बात सही है, जैसे कि आपने कहा कि एक टैबू वाली बात है, ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अब जो कॉन्स्टिपेशन है ना, वो जो हमारी किताबों में लिखी गई है चीज़ें, वो ज़्यादातर वेस्टर्न लिटरेचर या जो फॉरेन कंट्रीज़ की रिसर्च है उसके बेस पे डेफिनेशंस हैं। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके से प्रेजेंट करती है या उसकी अपनी डेफिनेशन अलग है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका और कनाडा में डाइट में फ़ाइबर कम होता है,
तो फाइबर कम होने की वजह से वहाँ के लिटरेचर में अगर किसी को हफ्ते में 2 बार भी पॉटी आती है तो वो कहते हैं ये कब्ज़ नहीं है। हमारी डाइट में फाइबर ज़्यादा है तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं दिन में 4 बार पॉटी जाता हूँ पर मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ। तो हमारे लिए जो है वो पेशेंट टू पेशेंट कॉन्स्टिपेशन को डिफ़ाइन करना पड़ता है। उसमें क्या रहता है कि आपको ये महसूस होना कि पॉटी जान, या तो एक आपको पॉटी आई नहीं, या 2 आपको करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, पेट साफ़ करने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आई है पर आपको सेंसेशन या ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि मेरा पेट पूरी तरह से साफ़ हुआ। तो हर पेशेंट के लिए इनमें से अलग अलग तरीके की चीज़ होती है पर वो उसको कब्ज़ ही बताता है। तो फिर ये हमको डेफर आउट करना पड़ता है कि इस पेशेंट में ये क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। जो हमारी डाइट है ना, खास करके नॉर्थ इंडियन डाइट, उसमें 2 चीज़ों की प्रेडोमिनेंस है। एक तो हम वीट बेस्ड डाइट लेते हैं तो हमारी डाइट में फाइबर है। काफ़ी लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हैं तो उसमें भी फिर फाइबर ज़्यादा जाता है। सेकेंडली हमारे कल्चर में मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस है, मतलब हमारी डाइट में चाहे आप कर्ड कह लीजिए, चाहे चाय कह लीजिए, चाहे दूध कह लीजिए, काफ़ी होता है। तो उसमें बहुत लोगों में नॉर्मली भी दिन में 2 बार या इवन 3 बार पॉटी का साइकिल हो सकता है। तो अनलेस अनटिल पेशेंट को उससे कोई दिक्कत आ रही है, जैसे उसको लग रहा है कि मेरे लिए ये प्रॉब्लमेटिक है या मेरी पुरानी रूटीन से चेंज है, तब तक हम इसको 2 बार जाने को हम प्रॉब्लमेटिक नहीं मानते। अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हमें आम जनता को या हमारे जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ वाकई हमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है? हाँ, जैसे हमें कैसे पता चलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो आपका रूटीन चल रहा था उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है या आपका सिस्टम जो है वो अपसेट हुआ है। जैसे किसी को आदत है कि वो सुबह उठते ही पानी का ग्लास पी के या वैसे ही वो फ्रेश हो जाता है। अगर उसका एक दिन नहीं हो पाता वो फ्रेश, या उसको होने में दिक्कत आ रही है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है, कोई दर्द हो रहा है, पेट में फुलावट या उफारा आ रहा है, तो वो सब चीज़ें कब्ज़ की शुरुआत हो सकती हैं। मतलब लाइक जैसे कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की शुरुआत हो गई है तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में और कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पनपनी शुरू हो जाती हैं? प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे पनपती हैं। जैसे अब जो हमारी जीआई सिस्टम है या खाने की जो प्रणाली या क्रिया शक्ति है, वो मुंह से लेके पॉटी के रास्ते तक एक पाइप की तरह है। तो जब कब्ज़ हो जाती है तो मतलब नीचे से हमारा मल जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो पेट में दर्द, पेट में उफारा या गैस की शिकायत, भूख कम लगना, उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाना, साथ ही साथ ज़ोर लगाने से फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाना, बवासीर के मस्से हो जाना, वहाँ पे दर्द होना, फिशर की प्रॉब्लम आ जाना, भी लैटिन का रास्ता छिल जाता है, वहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक कब्ज़ से स्टार्ट होती हैं और फिर बढ़ती जाती हैं। मतलब अगर ये बढ़ता है तो इससे कई बार ऐसा भी होता है कि सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो क्या ये सही है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कब्ज़ थी, कॉन्स्टिपेशन थी और मैंने चेकअप नहीं करवाया। जब तक वो चेकअप करवाने जाते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ और उनके पेट में बनना शुरू हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि इसमें ना 2 चीज़ें हैं। कब्ज़ एक सिम्पटम है, एक लक्षण है, ठीक है? वो अपने आप में बीमारी नहीं बोल सकते, वो लक्षण है। तो कई बार कब्ज़ बड़ी बीमारियों का लक्षण होता है, जैसे आंत में सूजन है या किसी गांठ या कैंसर की वजह से रुकावट है, आपका मल बाहर नहीं आ पाता, तो उसके लक्षण भी कब्ज़ ही होंगे। अगर शुरुआती स्टेज में पेशेंट उसके लिए सतर्क होकर अपना प्रॉपर चेकअप करता है तो बीमारी अक्सर छोटी स्टेज पे पकड़ी जाती है, उसके लिए बड़ी दिक्कतें नहीं आती। अगर उसको इग्नोर करते करते बीमारी बढ़ जाती है तो फिर सर्जरीज होती हैं। दूसरी चीज़, कब्ज़ की वजह से होने वाली सर्जरी। अगर किसी को बहुत पुरानी कब्ज़ है, वो ज़ोर लगाता रहता है, तो उसको बवासीर की पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो बढ़ते बढ़ते मस्से इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको काट के यानी सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी नौबत सर्जरी की आ सकती है। तो इसलिए यस, ये बिल्कुल ठीक है कि कब्ज़ अगर इग्नोर की जाए तो कई बार सर्जरी की नौबत आ जाती है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें मेल फीमेल की तो इसमें नंबर ऑफ़ केसेस किस में ज़्यादा है, मेल्स में या फीमेल्स में? जहाँ तक हमें पता है, लगता है
कब्ज़ के मामले में मेल फीमेल रेशो लगभग बराबर है। जैसे बाकी पेट के रोगों में हम देखते हैं कि थोड़ा फीमेल्स का नंबर ज़्यादा होता है, पर कब्ज़ के मामले में दोनों में बराबर जैसा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आपको मैंने शुरू में हमने बात की थी कि टैबूड होने की वजह से फीमेल्स कई बार चीज़ को जल्दी ओपन अप नहीं होती, बात नहीं करती, तो उनमें प्रॉब्लम बढ़ के सामने आती है। मेल्स में थोड़ी जल्दी पता लग जाती है। यहाँ अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर एज है कि हाँ भाई 40 की उम्र के बाद ज़्यादा होता है, या बच्चों में भी ये चीज़ ज़्यादा पनपती है? देखिए, अब एज का जो क्राइटेरिया है उसमें यूजुअली जो एल्डरली हैं 60 के बाद, जैसे जैसे बॉडी स्लो होती है वैसे वैसे जो आंत की हरकत है, जो मल बनने की क्रिया है, वो भी स्लो हो जाता है। फिर पानी की इनटेक कम हो जाती है। फिर 60 के ऊपर के लोगों में आप देखिए, आजकल ज़्यादा नहीं तो 70-80% लोग बीपी की, शुगर की, हार्ट की, मतलब कई दवाइयाँ खा रहे हैं। उनकी वजह से भी कब्ज़ होती है। तो ज़्यादातर तो हम कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है वो एल्डरली एज ग्रुप में देखते हैं। पर अब क्या हो रहा है कि हमारा खान पान बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों में फ़ास्ट फूड की जो प्रेवलेंस है उसको देखते हुए, उसके ऊपर फिज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब बच्चे खेलना छोड़ के सिर्फ मोबाइल और फ़ोन पे लगे हुए हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल उनमें भी आ रहा है। उसको देखते हुए अब हम अक्रॉस द एज ग्रुप ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। जैसा आपने अभी बात करी कि पानी का इंटेक यहाँ पे अगर हम कम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं शुरू। तो कितना इंटेक रहना चाहिए दिन भर में, मतलब एज टू अकॉर्डिंग टू एज अगर हम देखें तो? देखिए, जैसे हम एडल्ट्स की बात करें तो अनलेस अनटिल किसी पेशेंट को कोई हार्ट की या किडनी की या लिवर की प्रॉब्लम की वजह से उसके डॉक्टर ने पानी कम पीने के लिए बोला है, अनलेस अनटिल ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो अक्रॉस द एज ग्रुप 2-2.5 लीटर पानी तो डेली का होना ही चाहिए। उसके अलावा हम जो फ्लूइड्स ले रहे हैं, चाय हो गई, लस्सी हो गई, दूध हो गया, वो अलग। तो 2 to 2.5 लीटर इज़ मिनिमम। बट इसमें भी क्या रहेगा कि जैसे गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियसली आप 1 लीटर पानी ज़्यादा पियोगे, सर्दी का मौसम है तो आधा लीटर कम पियोगे, पर एवरेज इतना पानी का इंटेक रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ प्रेगनेंसी की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में भी कई बार कब्ज़ होने की समस्या रहती है, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए हमें? देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जहाँ पे बच्चा पनप रहा है यूट्रस में, वो बिल्कुल ही जो पॉटी का रास्ता है उसके साथ सटा हुआ है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो यूट्रस के प्रेशर की वजह से, नंबर 2 इनएक्टिविटी की वजह से, मतलब चलना फिरना कम होता जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है। तो ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अपनी प्रेगनेंसी में किसी ना किसी टाइम पे कब्ज़ से ग्रस्त रहते हैं। तो उसमें यही रहता है कि आप अपना पानी का इंटेक मेंटेन करके रखें, फाइबर की इंटेक ज़्यादा रखें, कुछ भी मतलब योगा या फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों से आप कब्ज़ से दूर रह सकते हैं। बाकी जब अगर स्टार्टिंग हो रही है ये वाले, आपको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जो दवाइयाँ आपकी प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कई बार बहुत से लोगों का मिथ है ये कि जब हम अपने स्टूल को या पॉटी को रोक कर रखते हैं तो वो भी एक कब्ज़ का कारण बन जाता है, क्योंकि जब हमें पॉटी आती है, हम कहीं बिजी हैं, हम नहीं जा पाते हैं इमरजेंसी में भी, और हम रोक लेते हैं, तो क्या ये भी एक कारण माना जा सकता है? नहीं, ये मिथ नहीं है मैम, ये फैक्ट है। एक्चुअली क्या है कि बायोलॉजिकली जो हमारा रेक्टम है, जो पॉटी के रास्ते से ऊपर एक बड़ी आंत का हिस्सा है जिसे रेक्टम बोलते हैं, तो वो ना पॉटी का रेजर्वायर होता है भी, जैसे मल बनता है तो वहाँ पे इकट्ठा होता है। तो जब हमें अर्ज होती है तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सोशली एक्सेप्टेबल जगह पे अर्ज होती है। जैसे आप उठे, आपको पता है मैं घर में हूँ, टॉयलेट पास में है, तभी आपको अर्ज होगी। और आज के बिज़ी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि मैं फ़ोन पे 4 मैसेज पढ़ लूँ उसके बाद में मैं पॉटी में जाऊँगा, या फिर मैं मतलब फ़लाना काम कर लूँ फिर मैं जाऊँगा, उतने में एक्चुअली वो अर्ज चली जाती है। तो वो अर्ज जब होती है तो हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि भाई अब वो जो हमारे मसल्स हैं वो उस हिसाब से रिलैक्स होंगे कि हमें पॉटी आएगी। तो वो एक्चुअली उनका जो कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का सिस्टम होता है, अगर आपको जब अर्ज हुई तो आप नहीं गए तो वो एक्चुअल में सिस्टम फेल हो जाता है। फिर वो सिस्टम 2 घंटे बाद हो या 2 दिन बाद हो, वो नहीं होता। इनके अगर हम और कारणों की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि किन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना कर रखें?
देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ों से दूरी बना के रखना ज़रूरी है वो है धूम्रपान, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, नशीले पदार्थ। तो पहले नंबर पे तो इनसे दूरी बना के रखना है, क्योंकि नंबर 2, जो भी आपका सामान घर पे नहीं बन रहा या पैकेट्स में आ रहा है, उसमें n नंबर ऑफ़ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जो फाइबर की मात्रा है वो कम होती है। अगर आप बाहर का कुछ भी, जिसे हम जंक फूड बोलते हैं, तो उसमें मैदा या रिफाइंड फ्लावर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि फ़ाइबर में कम है। वो सब चीज़ें जो हैं, अगर एक्सेसिव उनका सेवन किया जाए, मतलब वंस इन अ वाइल की जगह पे रोज़ ही कोई बाहर का खा रहा है, तो फिर वो कब्ज़ के लिए प्रीडिस्पोज करता है। नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल में इम्पॉर्टेंट है वो है आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। एंड लास्टली जो है आपका पुअर इनटेक ऑफ वाटर एंड फाइबर, या कम फाइबर और पानी लेना। इनके बाद जो कब्ज़ के कारण आते हैं वो फिर आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसे विकार पड़ गए, मतलब आपको कोई जो पॉटी का रास्ता है वो किसी कारणवश ब्लॉक हो गया, ठीक है। आपको कोई और ऐसी बीमारी होगी, जैसे थायराइड की बीमारी हो गई, पार्किंसंस डिजीज़ की बीमारी हो गई, जिससे आपका डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, जिससे आपकी पाचन क्रिया स्लो हो गई है, उसकी वजह से कब्ज़ होने लग गई। कोई आपको दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे पहले भी हमने बात की थी भी, एल्डरली को बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं और बहुत सारी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कब्ज़ होता है, उनकी वजह से हो गई। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से, जैसे थायराइड मैंने एक बताया, उनकी वजह से कब्ज़ होती है। तो अगर डाइटरी और लाइफस्टाइल वाले फैक्टर्स नहीं हैं, तो फिर हमें कब्ज़ के ये जो मेडिकल कारण होते हैं उनको एक एक करके एक्सक्लूड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और फिर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे भी बोला कि फाइबर का इंटेक होना चाहिए, बट आम जनता को कैसे वो जो रेशो होता है एक हमारी डाइट में फाइबर का, मिनरल का, प्रोटीन्स का, तो उसको हम कैसे मेंशन कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि अगर आप, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर पेशेंट को या हर इंसान को हम डाइटिशियंस के पास भेजने लगे ना, तो जो हम मोटा मोटा ये बताते हैं कि आपको एक, तो जो हम गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग गेहूं का ही आटा यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, ताकि उसमें जो नेचुरल फाइबर है वो मेंटेन रहे। नंबर 2, आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल्स का इंटेक जो है वो मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों टाइम दाल ही खा रहे हो या ग्रेवी वाली चीज़ें ही खा रहे हो। आपको रफेज के लिए जो ग्रीन लीफी कह लें या दूसरी वेजिटेबल्स हैं, वो दिन में 1 या 2 मील में ज़रूर लेनी है। फिर 1 या 2 फ्रूट रोज़ के लेने हैं, प्रेफरेबली अच्छे से धो के। अगर हम छिलका ना उतारें तो उसके साथ फाइबर बढ़ जाएगा। और हर मील के साथ कोशिश करना है कि बाउल ऑफ सैलड या कटोरी 2 कटोरी सैलड ज़रूर लिया जाए, क्योंकि वो फाइबर का है। क्योंकि अनलेस अनटिल हम किसी को प्रॉपर डाइटिशियन के साथ मिलके वो बात कर रहे हैं, तो कितने ग्राम फाइबर जा रहा है, इतना चाहिए नहीं चाहिए, वो कैलकुलेट करना मुश्किल है। पर ये जो मैंने बातें बताई, अगर ये जनरल प्रिंसिपल फॉलो किए जाएँ तो जितना उनको फाइबर चाहिए लगभग उतना उनको मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये माइनर एस्पेक्ट्स, ये 90% ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम कर रहे हैं। बच्चे की ऑन डिमांड फीड हो, जितनी उसको भूख है उतनी उसको मिले। अगर उसको भूख नहीं मिल रही, नहीं लग रही, तो उसके लिए उसका कारण ढूंढा जाए। ये बच्चे ने अनटाइमली खाया है, या बच्चे का कल पेट साफ़ नहीं हुआ था इसलिए ये अब नहीं खा रहा है। ये सब चीज़ों को ढूंढना ज़रूरी है, ना के बजाय उसके कि उसको टीवी और मोबाइल के सामने बिठाया और उसको ज़बरदस्ती और खिला दिया ताकि उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। ये जिसे हम टेक्निकली बोल देते हैं स्क्रीन टाइम। छोटे छोटे बच्चों में आप देखिए 5-5, 6-6 घंटे का स्क्रीन टाइम है, या टीवी पे या मोबाइल पे। तो वो 5-6 घंटे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में से कट रहे हैं। अगर हम इस एस्पेक्ट को देखेंगे तो हम खुद रियलाइज़ कर जाएंगे भी कैसे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और क्यों उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एडिक्वेट नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, एक डिसीज़ है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, तो उससे भी क्या कब्ज़ से जोड़ा जाता है? देखिए, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ ना यूजुअली 2 प्रकार का होता है, जिसे हम जब उसको क्लासीफाई करते हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक क्रोन्स डिजीज़ करके। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में 80 से 90% टाइम तो डायरिया होता है, लूज़ मोशन होता है, पर उसमें भी 10% लोगों में
आंत के सिकुड़ने की वजह से या आंत में ज़्यादा जख्म होने की वजह से कब्ज़ के लक्षण आते हैं। दूसरे जो हैं क्रोन्स डिजीज़, उसमें तो बीमारी में कई बार क्या होता है कि आंत का रास्ता, चाहे छोटी आंत चाहे बड़ी आंत का रास्ता, सिकुड़ के ब्लॉक हो जाता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में स्ट्रिक्चर बोल देते हैं। तो वो स्ट्रिक्चर जब बन जाता है, कोई पाइप है, उसका दायरा अगर इतना है, वो सिकुड़ के इतना रह गया, तो उसमें से चीज़ नहीं निकलेगी तो उसका नेट रिज़ल्ट कब्ज़ ही होगा, कॉन्स्टिपेशन ही होगा। तो यस, आईबीडी में, क्रोन्स डिजीज़ में कब्ज़ होती है और कब्ज़ उसका एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। पर जब हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम 100 पेशेंट कब्ज़ के देखते हैं तो मे बी 2 या 3 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको आईबीडी होता है। तो वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम, साथ में और चीज़ें भी होती हैं। वो पेशेंट्स का खून कम होता है, उनका वज़न गिर रहा होता है, उनको भूख कम लग रही होती है। तो उनमें केवल एक कब्ज़ लक्षण नहीं होता, और चीज़ें भी साथ में होती हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? कब्ज़, पहली बात, एक लक्षण है, इसे इग्नोर ना करें। ये किसी और बीमारी का सूचक भी हो सकता है। नंबर 2, इससे मुख मोड़ के या बात ना करके, डिस्कस ना करके कोई हल नहीं होगा। चाहे अपने डॉक्टर से, चाहे अपने करीबी से अपनी बात खुल के ज़रूर करें। नंबर 3, ये चीज़ इलाज के योग्य है, ये ठीक हो जाती है। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं, यही पूछते रहते हैं कि जी मैं दवाई खाता हूँ तो हो जाता है, नहीं खाता हूँ तो नहीं होता। वो एक प्रॉपर तरीके से अगर चला जाए तो वो ठीक हो जाती है। और लास्टली, ये हमारे लाइफ़स्टाइल का 90% ऑफ द टाइम हमारे लाइफ़स्टाइल का नतीजा है। हम अपने खान पान में, अपने एक्सरसाइज में, अपनी डेली रूटीन में चेंजेस लाएंगे तो हम इसको जड़ से निकाल सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर गौरव कपूर, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से जुड़ी बहुत सी बातों को बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पेट में दर्द या पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो छुपाएं ना, उसके इलाज के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। और हेल्थ से जुड़े हमारे और भी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए तंदुरुस्ताई नमा। नमस्कार।